जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे हरिवंश। हरिवंश में विशेषतः बिंबिसार और उसके जो सभी आगे आने वाले राजा हैं। अच्छा, हरिवंश की विशेषता ये है ना कि हरिवंश ने अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध से ज़्यादा वैवाहिक संबंध अच्छे किए। क्योंकि राज्य का विस्तार के लिए क्या किया जाता है भाई, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किया जाता है और अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करके उसे अपने मिला लिया जाता है। लेकिन बिंबिसार ने युद्ध के साथ साथ पहला ऐसा राजवंश है जो कि वैवाहिक संबंध काफ़ी अच्छे किए। अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो उनकी राजकुमारियाँ थीं उनसे विवाह किया। क्योंकि स्वाभाविक है, विवाह करने के बाद क्या हुआ, उस राज्य से उसका संबंध क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उसके राज्य की जो विस्तार की नीति है वो क्या हो जाएगी और प्रवृत्त हो जाएगी, वहाँ तक हो जाएगी। क्योंकि उसके जो संबंधी होंगे ना उसका भी तो साथ देंगे राज्य विस्तार करने में। और फिलहाल संबंधी होंगे तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करने के लिए। बिंबिसार की ये नीति थी। अच्छा, देखते हैं आज बिंबिसार की। अच्छा देखें, बिंबिसार जो है ना वो पहला राजवंश है मगध का। तो देखते हैं बिंबिसार के बारे में। इसका शासनकाल हर्यवंश का कब से कब तक था। हर्यवंश हर्यवंश का शासन कब से कब तक था। हर्यवंश का शासन 544 से 412, 544 से 412 ईसा पूर्व तक क्या था, हर्यवंश था। अच्छा देखिए, बिंबिसार के बारे में देखते हैं। तो बिंबिसार जो है ना वो उसके राज्य की जो नीति थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और बिंबिसार का जो राज्य था, किसके बारे में देखेंगे, हर्यवंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में देखते हैं। बिंबिसार, तो देखते हैं बिंबिसार बारे में। इसके पहले देख लेते हैं पिता। बिंबिसार के पिता का क्या नाम था। तो बिंबिसार के पिता के जैसे कि दीपवंश में अलग नाम मिलता है, मत्स्य पुराण में अलग नाम मिलता है, जैन धर्म में अलग नाम मिलता है। तो कभी कभी ग्रंथों के अनुसार नाम पूछ लेता है कि भाई, जैसे पूछ लिया ना कि दीपवंश के अनुसार बिंबिसार के पिता क्या नाम था। तो ग्रंथों के अनुसार मैं बता दे रहा हूँ कि क्या नाम था। जैसे देखिए, मैं देखता हूँ पिता, 3 नाम था इसके पिता का। पहले देखते हैं दीपवंश, मत्स्य पुराण। अब देखिए, इसे दीपवंश में इसके पिता का नाम बोधिस मिलता है, बोधिस। और मत्स्य पुराण में मिलता है क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस मिलता है। और जो ये जैन धर्म है उनमें माना गया है कि जो 8 गणराज्य थे लिच्छवियों को, लिच्छवी उसमें एक प्रमुख था। तो उसमें के एक सैनिक के रूप में माना जाता है, किसमें, उसमें जैन धर्म में इसका माना जाता है और पुराणों में ये माना जाता है। इसकी पत्नियों की बात करें तो इसकी 3 पत्नी। अच्छा देखिए, इसकी 3 पत्नी है, पर महावज्ञ में इसकी 500 रानियाँ का उल्लेख किया गया है। किसमें, महावज्ञ में, याद रहे, महावज्ञ में कितनी रानियां हैं, 500 रानियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसकी पत्नियों को हम 3 पत्नियां हैं, पत्नियां देख लेते हैं। पहला कौशला देवी, दूसरी खेमा या चेलना दूसरी कह लीजिए, खेमा तीसरी। इसकी 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन महावज्ञ में क्या है, इसकी 500 रानियाँ बताई गई है कि इसकी 500 रानियाँ हैं। अच्छा, अब इसके बारे में मैप के द्वारा देखते हैं कि अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ध्यानपूर्वक मैप बना लेते हैं भारत का। मैप के माध्यम से पढ़ने में काफ़ी अच्छा समझ आ जाता है और काफ़ी लाभकारी रहता है मैप से पढ़ने में। क्योंकि मैप से पढ़ने से होता है ना कि कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट हमारे माइंड में जाकर उसका चित्र बन जाता है कि ये राज्य इस तरह था, ये राज्य यहाँ पर था। और उसे पढ़ने में
हालांकि अच्छा तो लगता है, देखते हैं मैप से। ये मैप कंप्लीट हुआ, ये मैप बनकर कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं ये जो मगध है ना, यहाँ पर क्या था, मगध, मगध, यहाँ पर अंग बिहार, यहाँ पर वज्जी संघ, वज्जी संघ, यहाँ पर कौशल, इसके नीचे आइए तो काशी, और यहाँ पर वत्स, ठीक। हाँ, इतने राज्य थे। तो इसके राजा प्रसेनजीत, वज्जी संघ क्या था, 8 गणराज्यों में बटा था, 8 गणराज्यों में बटा था। अंग, अंग एक नदी मालनी नदी के तट पर थी, मालनी नदी। इसके राजा ब्रह्मदत्त, ठीक। इसके राजा क्या थे, ब्रह्मदत्त थे। और यहाँ पर अवंती था, इसके राजा चंद्रप्रघोत, ठीक। इसका उदयन, ये था मगध, ठीक। मगध मान लीजिए राजगिरी, मगध की राजधानी राजगिरी, ये था मगध। अब देखिए अच्छे समझिए, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, समझिए मैप द्वारा समझिए, काफ़ी अच्छा। देखिए अब अगर मगध अपने राज्य का विस्तार करना चाहे तो क्या करेगा, सबसे पहले या तो अंग पर आक्रमण करेगा, या तो काशी पर, या चूँकि वज्जी संघ क्या है, 8 है गणराज्य, अच्छा कहीं कहीं 32 मिलता है, तो 8 गणराज्यों का संघ है। और मगध क्या करता, वज्जी संघ को जीत न पाता। वत्स, अंग भी यहीं पर है। ये तो कौशल है, कौशल भी दूर, अच्छा कौशल क्या था, काशी जो है, काशी का कोई राजा नहीं था, काशी कौशल के अधीन थी। और अगर काशी को जीतता मगध, काशी पर आक्रमण करता तो क्या करता, ये अवंती से भी क्या करता, दुश्मनी मोल लेता, और क्या है कौशल से भी दुश्मनी मोल लेता। तो इसने क्या किया, अंग को सबसे पहले क्या किया, अंग को जीता, अंग पर आक्रमण किया और अंग को जीतकर अपने मिला लिया। तो अंग को जीता और अंग को जीत कर अपने मिला लिया, मतलब सबसे पहले युद्धों के द्वारा अंग को जीता और अंग को जीत कर अपने में मिला लिया। तो इसका विस्तार कहाँ तक हो गया, अब भाई देखिए अंग इधर जीत लिया तो इसका विस्तार थोड़ा बढ़ा, यहाँ तक हो गया। अब बिंबिसार विस्तार करना चाहता है और अंग में अपने राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का क्या कर दिया, राजकुमार, यहाँ का राजकुमार मतलब अजातशत्रु को सौंप दिया, ये बिंबिसार ने, इसको जीत लिया अंग के। अच्छा अंग जो है वो एकदम पूर्वी छोर पर था और इसके मतलब इर्द गिर्द कोई क्षेत्र भी नहीं थे, कोई राज्य भी नहीं था कि इसकी मदद कर सके कोई राज्य। तो मगध क्या था, अंग जीत। अच्छा देखिए अब इसने सोचा भाई अगर काशी पर आक्रमण करें तो क्या होगा, काशी किसके संरक्षण में है, काशी क्या है, कौशल के। अब भाई कौशल को जीत पाना इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान काम नहीं था इसके लिए। अवंती को भी भाई चंद्रप्रघोत इससे ज़्यादा शक्तिशाली इस समय है, मगध से ज़्यादा शक्तिशाली राजा है यहाँ का। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करना स्टार्ट किया। भाई वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, हमारा संबंध अच्छा होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक लोग हमारे राज्य का विस्तार चाहेंगे। तो इसने सबसे पहले कौशल देश जो प्रसेनजीत है इसकी बहन थी कौशला देवी, कौशला देवी क्या किया, मैंने बताया ना कौशला देवी, तो क्या किया इसने, कौशला देवी से विवाह कर लिया। और जैसे ही कौशला देवी से विवाह करता है तो कौशला देवी से विवाह होने के बाद ये जो प्रसेनजीत है ना, ये भाई साहब क्या किए कि काशी को दहेज में दे दिया, किसको, बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिए प्रसेनजीत। तो अब इसका विस्तार ये काशी तक, इसका विस्तार क्या हुआ, काशी तक फैल गया। अब काशी भी किसके अधीन आ गई, मगध के अधीन आ गई। इसमें फिर अब
इसके बगल में वज्र संघ है जो कि 8 गणराज्यों का क्षेत्र है। यहाँ 8 राज्यों का एक संघ ही है जो कि वज्र संघ कहलाता है। तो यहाँ पर एक राज्य था जहाँ जिसका शासक था चेटक। क्या था इसका? चेटक। तो चेटक ने क्या किया? अपनी पुत्री चेतक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह कर दिया बिंबिसार से। देखिए बिंबिसार का क्या हुआ? बिंबिसार से पहले किसने विवाह किया? कौशला देवी। उसके बाद चेलना ये क्या था? चेटक जो था अपनी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया बिंबिसार के साथ। पुत्री का नाम क्या था? चेलना। अब देखिए एक त्रिशला थी चेटक की बहन। त्रिशला क्या थी? चेटक की बहन। वो कौन है? महावीर स्वामी की माता हैं। तो इसने संबंध क्या किया? अपने बहन का विवाह किया था महावीर स्वामी के माता हैं उनकी बहन चेटक की, और पुत्री चेलना बिंबिसार के साथ। उसके बाद यहाँ पर एक मद्र देश है, पंजाब में एक है मद्र देश है। तो वहाँ की राजकुमारी है खेमा। तो इसने अब सोचा भाई देखिए इधर इसका हो गया, अब ये सब तो इसके अधीन ही है, कोई बात नहीं। कौशल देश भी इसका अच्छा खासा संपर्क में आ गया, ये सब कौशल है और मद्र है। तो इसने अपना विस्तार इस एरिया में करना चाहा। तो यहाँ पंजाब में एक मद्र देश है। मध्य देश की राजकुमारी कौन है? खेमा है। तो इसने क्या किया? मध्य देश की राजकुमारी खेमा से विवाह कर लिया भैया। और खेमा से विवाह करने के बाद क्या किया? अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। अब इसके राज्य का विस्तार काफ़ी हो गया। अब इधर काशी दहेज में ही मिल गई, मगध वज्र संघ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर ये सब इधर भी आ गया, पंजाब तक इसका क्षेत्र आ गया। और अंग में वैसे ही मतलब आक्रमण करके मिला लिया था अंग को। अब इसने सोचा भाई क्यों ना अवंती, भाई अब अवंती शक्तिशाली, अवंती पर राज्य आक्रमण करके अवंती को अपने मिलाना चाहता था ये। तो अचानक ऐसा हुआ ना कि ये जो अवंती का राजा था चंद्रप्रघोट, इसकी तबीयत जो है थोड़ा ख़राब हो गई, ये बीमार पड़ गया और इसे पांडु रोग हो गया। भाई पांडु रोग हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। इसके यहाँ के जितने वैद्य हैं सब फेल हो गए कि भाई इलाज ही नहीं कर पा रहे हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, वैद्य जो हैं वो इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का लाभ उठाया किसने? उठाया बिंबिसार ने। इस चीज़ का लाभ उठाया बिंबिसार ने। लाभ कैसे उठाया? इसका एक वैद्य था, जीवक नाम था उसका, जीवक। इसने जीवक को बिना चंद्रप्रघोट को सूचना दिए ही जीवक को भेज दिया कि जाकर भाई चंद्रप्रघोट की क्या करो, दवा दारू करो। और उसके बाद चंद्रप्रघोट क्या हुआ? यहाँ आया, जब दवा किया तो चंद्रप्रघोट ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद भाई मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। क्योंकि भाई किसी की जान बचाना क्या होता है भाई? ऐसे भी अगर आप किसी की जान बचाते हो तो सबसे पहले आपका हाथ आगे बढ़ा देता है, भाई आप हमारे मित्र हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर के मतलब अच्छाइयाँ आपको बस थोप दी जाती हैं। तो वैसे भी हुआ कि इसने क्या हुआ, इस मित्रता के हाथ बढ़ाया अपने कि भाई मित्र हो जाओ। तो इसने मगध क्या कर ली? अब बिंबिसार चाहता था कि भाई किसी तरह अवंती पर कब्जा किया जाए, अवंती के साथ संबंध अच्छा किया जाए। तो बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने अवंती मतलब चंद्रप्रघोट से क्या कर लिया? मित्रता कर लिया और ये मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। अब यहाँ तक तो बात थी बिंबिसार की। बिंबिसार ने, अब आप लोगों ने देखा राज्य विस्तार के लिए क्या क्या नीति अपनाई इसने। अब बिंबिसार का जो पुत्र था भाई अजातशत्रु। अच्छा, अजातशत्रु को ऐसा माना जाता है कि प्रथम पितृहंता है, मतलब पहला ऐसा शासक है जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अच्छा, ऐसा मिलता है, किसमें मिलता है? महावज्ञ में मिलता है कि इसका चचेरा भाई, महावज्ञ में ये मिलता है कि इसका चचेरा भाई जो था वो इसको बहकाया अपने मतलब पिता के प्रति कि यार अब तुम्हारी उम्र काफ़ी हो गई है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए और ये शादियों पे शादियां कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि इनकी 500 रानियाँ थी और ये शादी करने में काफ़ी माहिर थे और अपना इस तरह सब शादी वादी करके विस्तार किए हैं ये। तो बताया कि भाई खूब भड़का दिया कि भाई शादी वादी कर रहे हैं और तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे हैं, कब तुम्हारी शादी होगी? जब बूढ़े हो जाओगे तब।
तो इसको भी लगा कि हाँ भाई सही कह रहा है, इसका चचेरा भाई था जो बहका रहा है इसको, तो इसको भी लगा हाँ भाई सही कह रहे हो। तो इसने क्या किया, अपने पिता को कैद में डलवा दिया। किसने, अजातशत्रु ने अपने पिता को, अब देखिए अजातशत्रु चल रहे हैं ना, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को क्या कर दिया, कैद में डलवा दिया। और कैद में डलवाने के बाद वहीं क्या कहते हैं, उसकी अन्न और जल के कारण मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है जब उसकी मृत्यु हो गई तो अजातशत्रु को मतलब ये लगा कि यार हमने गलत किया। अजातशत्रु को ये सब सोच कर काफ़ी दुखी हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अच्छा, कोई भी गुनाह करने से पहले लोग नहीं सोचते कि भूल हो गई, करने के बाद वो याद आएगा कि भाई भूल हो गई। तो इसने भी सोचा कि हमसे क्या हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब भाई फिर वही हाल है ना कि अब कोई मतलब नहीं निकला। तो अब इसको क्या किया, बिंबिसार को अजातशत्रु ने, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने भाला घूम कर मार दिया था। अच्छा, इतिहासकार है, देखिए मैंने बता दूं आपको, इतिहास विवादों का अखाड़ा है। कोई इतिहासकार कुछ लिख रहे हैं, कोई विद्वान कुछ लिख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो जो अथॉन्टिक है, जो मान्यता है, जिसे लोग मानते हैं ज़्यादातर बुकों में पाया जाता है, वो यही है कि इसको क्या किया गया, मतलब कि कारागार में डलवा दिया गया और अन्य जल के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और इतिहास में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है, इसका नाम कुछ और रहता है, कुछ किसी का नाम और कुछ रहता है, कुछ और रहता है, तो ऐसा होता है। तो ये बताया मैंने ना, इतिहास विवादों का अखाड़ा है मान लीजिए, इसमें विवाद इतना ज़्यादा है इसकी कोई हद नहीं। लेकिन हाँ, समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग हमें तो लगता है सब्जेक्ट यही हिस्ट्री ही है। खैर आगे देखते हैं। तो मैं आ गया अजातशत्रु पर। देखिए, जब अब एक और अजातशत्रु के सामने सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, सोचिए। अजातशत्रु पर सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि अब देखिए, अजातशत्रु पर सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, जो काशी था, काशी दहेज में दिया गया था किसको, बिंबिसार को। तो प्रसेनजीत ने काशी को क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब कारण भी था कि भाई इतना अच्छा संबंध था, तुम उसको जेल में मान लीजिए कारागार में डाल कर मार दिए, तो वापस ले लिया। और ये जो वज्र संघ था, जो चेटक था, चेटक भी क्या हुआ, इससे नाराज़ हो गया। उसने भी जितना राज्य का विस्तार किया उसको भी वापस ले गया। मगध वो मद्र जो था पंजाब में, खेमा जहाँ की राजकुमारी थी, ये भी, मतलब जितनी 3 राजकुमारियाँ थी, 3 को तीनों जो दिया था सब वापस ले लिया। यानी मगध क्या हुआ, फिर से सिमटने की स्थिति में आ गया। जैसे ही काशी अजातशत्रु से वापस ली गई, उसे ही क्या कर दिया, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर हमला बोल दिया। और पहली बार तो भाई साहब अजातशत्रु नहीं जीता, लेकिन ये क्या था, हठी प्रवृत्ति का था। इसको लग रहा था कि नहीं जीतेंगे, दोबारा हमला किया और दोबारा हमला किया तो जीत गया। अच्छा, ये बताया जाता है इसके कौशल पर हमला करने के 3 कारण बताए जाते हैं। देखिए, पहला कारण तो ये था कि इसने काशी ले लिया इसलिए वो किया। दूसरा कारण ये था कि जो ये थी चेलना। अच्छा, अजातशत्रु कौशला देवी का पुत्र था। कौशला देवी का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। तो जो चेलना थी, इससे 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, हल्ल और बेहल्ल। हल्ल और बेहल्ल। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हल्ल और बेहल्ल मतलब कि अपने ननिहाल चले गए थे, कारण क्या था, देखिए बता रहा हूँ। बिंबिसार के पास एक हाथी था जो कि अजातशत्रु को बहुत प्रिय था, और एक मोतियों का हार था। तो उसने हल्ल और बेहल्ल को भेंट स्वरूप दे दिया था बिंबिसार ने, कि वो हाथी जो अजातशत्रु को बहुत प्रिय था, मोतियों का हार, वो दोनों चीज़ क्या किया, अजातशत्रु को बिंबिसार ने हल्ल और बेहल्ल को भेंट में दे दिया। अब अजातशत्रु बार अजातशत्रु बिंबिसार की मृत्यु हो जाने के बाद अजातशत्रु ने उनसे भेंट वापस मांगी, भाई राजा अब तुम नहीं, राजा हम हैं, हम चाहे तुम्हारे पास रहने दें, चाहे तो ना रहने दें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई देने से इनकार कर दिया और भाग कर चले गए कौशल अपने ननिहाल प्रसेनजीत के पास कि यहाँ हमारी रक्षा होगी। दूसरा कारण। तीसरा कारण ये था कि जो कौशल देश के राजा थे,
वो इस पर इतना ज़्यादा क्रुद्ध हो गए प्रसेनजीत कि इस पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, और ये इसको जैसे ही पता चली वैसे ही इसने खुद आक्रमण कर दिया। तो ऐसे कई मतलब कि इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। तो बात ये थी, तो इसने क्या किया, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार क्या किया, जीत गया। किसने, अजातशत्रु ने। पहली बार अजातशत्रु क्या हुआ, हार गया, और दूसरी बार अजातशत्रु जीत गया। तो जीतने के बाद क्या हुआ, इसका एक बेटा था प्रसेनजीत से, प्रसेनजित वेदा विदुर। इसने क्या किया, प्रसेनजीत को ही, मतलब प्रसेनजीत को ही क्या किया, मतलब कि वहाँ पर आक्रमण बोल दिया इसके प्रसेनजीत के खिलाफ, और प्रसेनजीत भागकर कहाँ गया, मगध। प्रसेनजीत भागकर मगध आ गया, और मगध में रहा, और इसके क्या किया, और इसने अपने एक पुत्री जिसका नाम था वजीरा, तो वजीरा का विवाह कर दिया किसके साथ, अजातशत्रु के साथ। अच्छा, अगर संबंध देखें तो क्या था, वजीरा और अजातशत्रु का संबंध क्या था, एक तरह से देखें तो भाई बहन का था, क्योंकि ननिहाल ही तो था अजातशत्रु का। अजातशत्रु कौशला देवी का सगा पुत्र था, और चेलना जो थी वो उसका हल और बेहल थे, चेलना के पुत्र हल और बेहल। तो अजातशत्रु कौशला देवी का ये तो ननिहाल था, तो एकदम भाई बहन का रिश्ता हुआ। लेकिन इसने क्या किया, इसने वजीरा की शादी कर दिया अजातशत्रु के साथ। खैर आगे चलकर इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए अवंती जो था उस पर आक्रमण किया, अवंती पर आक्रमण किया, लेकिन अवंती को जीत न पाया। अजातशत्रु ने एक काम और किया, अजातशत्रु का जो ये राजधानी थी राजगृह, इसने राजगृह से एक और मतलब कि एक नदी बहती थी, गंगा नदी, वहाँ पर इसने एक ये जो वज्र संघ था, वज्र संघ है का एक ऐसा वो था, संगम था नदी, वहाँ पर एक खान पाई जाती थी, मतलब ऐसा होता था, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के नीचे एक खान पाई जाती, हीरे की खान। तो ये संधि हुई थी वज्र संघ और मगध के बीच, मतलब 2-3 और पहले ही, अजातशत्रु समय ने उसके पहले से ही, कि भाई जो हीरा इसमें प्राप्त होगा, जो भी यहाँ कोई भी चीज़ प्राप्त होगी बहुमूल्य वस्तुएं, उसका आधा आधा हिस्सा होगा, आधा मगध का होगा और आधा आधा किसका होगा, वज्र संघ का। तो वज्र संघ ने कुछ समय से क्या किया था, हिस्सा देना बंद कर दिया था, हिस्सा देना बंद कर दिया। और अजातशत्रु एक कारण ये था कि वज्र संघ पर आक्रमण करने का एक कारण ये था, वज्र संघ पर आक्रमण किया, लेकिन ये क्या किया, जीत न पाया। अजातशत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण किया और वज्र संघ को जीत न पाया। कारण क्या था न जीत पाने का, कारण ये था कि ये 8 गणराज्यों का संघ था। तो इसी समय इसने एक गंगा नदी के तट पर अजातशत्रु ने एक दुर्ग का निर्माण कराया, वैशाली के गंगा नदी के तट पर एक दुर्ग का निर्माण कराया अजातशत्रु ने। वैशाली के गंगा नदी के तट पर एक क्या किया, दुर्ग का निर्माण कराया। और कहा जाता है कि उस दुर्ग में इन्होंने क्या किया, बुद्ध को बुलाया था, महात्मा बुद्ध को, क्या करने के लिए, धागा काटने के लिए, मतलब बुलाया था भाई कि आइए आप इसका क्या करिए, उद्घाटन करिए। तो गए थे, तो महात्मा बुद्ध ने एक मंत्र दिया, यूँ कह लीजिए, एक मंत्र ही होता है, जैसे अगर किसी के दूसरे के बीच भड़काने वाला चीज़ बताया जाए तो उसे अब यही कहेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि भाई तुम आक्रमण कर रहे हो लेकिन जीत नहीं पा रहे हो। तो उन्हें कहा बिल्कुल। तो कहा कि ऐसा करो ना कि ये जो 8 गणराज्य हैं, ऐसा करो कि इसमें फूट डाल दो, और जब फूट डाल दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मतलब विखंडित हो जाएंगे। अब अभी लड़ रहे हैं तो 8 के 8 मतलब तुम्हारे साथ ही लड़ रहे हैं, और तुम 8 भाई कहाँ 8 कहाँ 1 कैसे जीत पाओगे। तो उसने कहा ठीक ठीक ठीक। तो उसने अपने मंत्री सेनापति को बुलाया और कहा कि जाओ भाई वज्र संघ में फूट डाल दो। अब उस सेनापति तुरंत गया और मतलब एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को भड़काना ही फूट डालना कहते हैं भाई, जैसे झूठ मूठ का, इधर उससे कुछ बोले उससे कुछ बोले, तो गया ऐसा ही किया। जब फूट डाल दिया और इधर अजातशत्रु युद्ध की तैयारी कर रहा है,
उधर वज्र संघ को पता भी नहीं कि हम पर आक्रमण होने वाला है, और इधर फुल तैयारी एकदम अजातशत्रु कर रहा है। और जब अजातशत्रु इधर तैयारी कर रहा है, उधर उसका सेनापति क्या है, मंत्री, जाकर वज्र संघ में फूट डाल रहा है। और जैसे ही वज्र संघ के लोग क्या हुए, समझ गए कि भाई हाँ हाँ सही करे, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, जो 8 गणराज्यों का संघ है उसको अलग कर दिया। वैसे इसने क्या किया, अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद क्या कर दिया, जीत लिया। ठीक बात समझ में आई। आक्रमण करने के बाद क्या किया, जीत लिया। किसको जीत लिया, वज्र संघ को। अब फिर इसका ये काशीवासी, अब जैसे इसका विवाह वजीरा के साथ किया था, काशीवासी फिर दहेज में मिल गया इसको, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पुनः वही चीज़ दहेज में दिया गया। भाई जो बाप को दहेज में दिया गया था वही बेटे को भी दहेज में दिया गया, क्योंकि कारण यही है ना, बाप बेटे के ससुराल एक ही घर में। तो वज्र संघ भी इसके अधीन हो गया। वज्र संघ क्या था, बिंबिसार वज्र संघ पर आक्रमण नहीं कर पाया था। वज्र संघ क्योंकि चेलना क्या थी, वो हाँ चेटक की बहन थी चेलना, तो चेलना से इसके संबंध अच्छे थे, तो भाई आक्रमण क्यों करे। लेकिन वज्र संघ इसके अधीन हो गया। ये अब इसका विस्तार हो गया, ये सब एकदम वज्र संघ तक हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसने भी क्या किया कि शादियाँ वादियाँ करने में अच्छा, यहाँ के राजा जो थे ना, ये ऐसा माना जाता है पितृहंता, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो ये इसने भी क्या किया कि शादी वादी करने में काफ़ी माहिर था। इसने अपने बेटे उदयन, इसका पुत्र था उदयन, इसने उदयन पर ध्यान नहीं दिया भाई, कि जैसे बताया जाता है ना कि राज्य विस्तार में इतने लिप्त हो गए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में इतने व्यस्त हो गए थे कि अपने पुत्रों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, भाई कोई ज़रूरत ही नहीं। तो शादियाँ इसने भी काफ़ी शादियाँ की। तो हुआ ये कि अब अजातशत्रु क्या था, इसका पुत्र क्या था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। तो उदयन ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। किसकी, अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने हत्या की थी बिंबिसार की और अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। मतलब अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को मारा, और उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। तो अच्छा, एक बात यहाँ पर ये होती है ना कि जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, कि कुछ चीज़ें होता है कि चलता रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। मतलब जब तक अंत नहीं होता किसी चीज़ का, वो चीज़ चलता रहता है। तो एक पितृहंता वाला, जो अपने पिता को मार कर गद्दी बैठना, फिर अपने पिता को मार कर गद्दी बैठना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता ही रहता है। अब जैसे देखिए, एक कहा गया है ना कि किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ हो, तो वैसे जहाँ पर आगे वाला चीज़ जाएगा, पीछे वाला वहीं पर जाएगा। एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 व्हीलर गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर गाड़ी हो गई, तो अगला पहिया जो होता है ना उसका, वो अगर गड्ढे में कूद गया तो पिछला पहिया गड्ढे में कूद गया। बाई चांस से कूद के रुक गया ना, कूद पाया, लेकिन संभावना यही बनती है कि अगर अगला कूदा तो पिछला कूद जाएगा। यह उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो यही होता है ना कि घर के, अब अच्छा अगर ऐसे देख लेते हैं तो घर के लोग जैसे रहते हैं ठीक उसी तरह रहते हैं। हाँ, हम उसकी शारीरिक बनावट नहीं कर रहे हैं, उसकी वैसे नहीं, मानसिक रूप से जैसा रहते हैं वैसे ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ना मानसिक रूप से, कुछ लोग गरीब रहते हैं, फिर भी उसके बेटा डॉक्टर इंजीनियर IAS बन जाते हैं। तो आप ये कह दीजिए भाई घर के लोग गरीब हैं, बेचारा गरीब नहीं, उनकी मानसिक स्थिति जो थी ना, वो डॉक्टर IAS इंजीनियर की तरह पहले से ही थी, जो कि उनको ना मिला मौका, उनके पुत्रों को मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर ये बात थी। खैर देखते हैं। तो उदयन क्या था, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर ली, और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ गया। ऐसा माना जाता है कि उदयन गद्दी पर बैठा तो, लेकिन ये ज़्यादा समय तक शासन ना कर पाया। इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन भिक्षु बन गया। भाई जब जैन धर्म स्वीकार कर लिया, जैन भिक्षु बन गया, तो इसके बाद के शासन कौन संभालेगा। और इसने क्या किया था कि अवंती पर आक्रमण किया था, और अवंती पर आक्रमण करके, नहीं अवंती पर नहीं, अवंती के राजा ने इस पर मतलब कि एक राजकुमार को कहा था कि आप जाकर उदयन की हत्या कर दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, इसने एक राज्य पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद ऐसा माना जाता है कि वहाँ के राजा को क्या कर दिया था, मार दिया था। राजा को मार दिया, किसने, उदयन राजा को। और उसका जो पुत्र था वो बदला लेने के लिए वो जैन भिक्षु का रूप धारण किया, और सोते हुए किसको, उदयन की आकर हत्या कर दिया।
जैन भिक्षु चूँकि जैन धर्म स्वीकार कर लिया था ये, और अपने राजधानी में जैन विहार भी बनवाया था जैनियों के रहने के। बिहार का मतलब जहाँ जैन भिक्षु लोग जो रहते हैं वो रहते हैं वहाँ बनवाया था। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। उसके बाद इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, राज्य का विस्तार नहीं किया इसने, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म ही स्वीकार कर लिया। उसके बाद इसके बाद 3 और शासक आते हैं जो कि किसी काम के नहीं। पहला आता है अनिरुद्ध। इसके 3 शासक आते हैं, देख लीजिए। पहला आता है अनिरुद्ध। उदयन के बाद 3 और शासक आते हैं। पहला आता है शासक अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, तीसरा नागदशक। तो नागदशक क्या होता है? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानना ही नहीं है, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इनका राज्य यूँ सिर्फ नाम के लिए है कि भाई 3 राजा है उदयन के बाद, क्योंकि उदयन तक ही पढ़ना होता है। उदयन के बाद क्या होता है? पढ़ना नहीं होता है। तो उदयन तक ही राज्य चलता है, उदयन के बाद कोई राज्य ज़्यादा नहीं चलता। तो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये 3 राजा। नागदशक इसकी हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था। तो यहीं पर हर्यक वंश समाप्त करते हैं, और अब अगले वीडियो में हम शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश की स्थापना किया। अच्छा, ऐसा माना जाता है जो इसका अमात्य था शिशुनाग, इसने क्या किया कि हत्या करने के बाद, अच्छा कहीं कहीं अमात्य माना जाता है, कहीं कहीं बनारस का वायसराय लिखा रहता है कि वायसराय था। तो इसने क्या किया? हत्या इसकी नागदशक की हत्या करने के बाद एक नया राजवंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश कहते हैं। किसके कहने पर? मैंने बताया ना कि राजा कहने पर उसने। ऐसे कहीं कहीं मिलता है कि बनारस का वायसराय था, तो इसको जनता क्या थी, ज़्यादा प्रिय थी जनता को, ये ज़्यादा प्रिय था, इसने और अपना षड्यंत्र वगैरह करके इसको क्या किया? गद्दी से उतरवा दिया। जैसे आपने देखा ना कि गद्दी, जैसे आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे ज़्यादा पाया जाता है, सबकी गद्दी से उतार कर उसको पुत्र से सब ऐसा चलता रहता है। तो इसे गद्दी से उतरवा कर क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना करी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शिशुनाग वंश के साथ।